नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मोटर पर की नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सॉल्व करें और लास्ट में मुझे अपने स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार के द्वारा पहला बायोमेडिकल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 केरल के द्वारा। दोस्तों वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और तिरुवनंतपुरम क्या है यहाँ की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जीवन अमृत योजना शुरू करने का निर्णय किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना शुरू करने का निर्णय किया गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश के द्वारा। दोस्तों इस जीवन अमृत योजना के अंतर्गत इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित करेगी मध्य प्रदेश सरकार। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 तुर्कमेनिस्तान के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों यहाँ से कुछ प्रश्न और बनते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद रफ़ीक को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1 जय शाह। ठीक है दोस्तों। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। और बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हर्यक वंश का शासक जो उदयिनी था, उसने पाटलिपुत्र नामक नगर को स्थापना करके अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में उदयिनी नहीं है, इसलिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में उदयिनी होगा तो वहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? उदयिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, चीन सागर में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, टाइफून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कब शुरू की गई थी आत्मनिर्भर भारत योजना?
तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा में से संबंधित है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किस भाषा से संबंधित है सुनामी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जापानी भाषा से संबंधित है सुनामी शब्द। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार उपस्थित है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, ऑस्ट्रेलिया के पास। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ विश्व का लगभग 23% यूरेनियम उपस्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो बताइए फ्रेंड्स, आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, गुजरात की। और दोस्तों कितनी लंबी है? ये 1200 किलोमीटर, लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यरलुंग जंगबो को किस नाम से जाना जाता है भारत में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देश का कुल 34% जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश का ही होता है गेहूं का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ इसके बाद जो पंजाब है, पंजाब राज्य जो है उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न और बनते हैं। उत्कल दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? वो है कलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1954 में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, वॉरेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, और एक कब चलाया गया था? 1787 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, और जो वॉरेन हेस्टिंग था दोस्तों, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है कर्नाटक का रत्न? तो यहाँ पर आप सभी में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों,
अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसकी प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी? तो सही उत्तर क्या हो दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो पाणिनि है संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, बुधान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए बुधान आंदोलन का सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, बुधान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली ग्राम में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, और इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग टू द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर डेफिनेटली का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेटली की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DEFINITELY। ठीक है, और डेफिनेटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निश्चित रूप से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डिस्पाइस मीन एस। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्पाइस का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं निराशा का मतलब क्या होता है? डिसअपेयर। ठीक है, आनंद का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैप्पीनेस। और प्रेरित करने का मतलब क्या होता है? इंस्पायर। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो ऑप्शन नंबर 2 है, घृणा करना। तो डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? घृणा करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, एनकरेज मीन एज। तो बताइए यहाँ पर एनकरेज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर सुटेबल आर्टिकल क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ खास बात कर रहा है। जब भी कोई खास बात करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर दोस्तों सुटेबल आर्टिकल क्या होगा? द होता है। ठीक है, तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जो कश्मीर है दोस्तों वह भारत का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स टू द फॉलोइंग ऑप्शन। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबल का करेक्ट एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। और इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रिजिड। ठीक है दोस्तों, रिजिड का मतलब क्या होता है? दृढ़, कठोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ से मैथ के क्वेश्चन आ गए। तो क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? एक पिता और उसके बेटे के वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। दोस्तों यहाँ पर 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पिता प्लस बेटे की आयु का योग कितना है? 60 साल है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर f की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। तो f बराबर 60 माइनस बी। ठीक है, f की वैल्यू क्या होगी? 60 माइनस बी। अब क्या बोल रहा है? 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले की बात कर रहा है, 6 साल पहले की बात कर रहा है। इसका मतलब पिता की आयु में से भी 6 घटेगा और बेटे की आयु में से भी 6 घटेगा। ठीक है, तो पिता की आयु में से 6 घटाकर बराबर बेटे की आयु में से 6 साल घटाकर और ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समीकरण हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस f की जगह पे हम इस f की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों? 60 माइनस बी माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसके अब अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5b माइनस 5 30। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 60 माइनस इस 30 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 6 यहीं रहने देंगे। बराबर में दोस्तों ये 5b है, अब यहाँ माइनस का b है, जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का b हो जाएगा। तो 5b और एक प्लस b कितना हो जाएगा? 6b। ठीक है, ये हो जाएगा 6b। तो अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। अब दोस्तों उनको ऐड करके कितना आएगा? 84 बराबर 6b। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इसको काट लेंगे 6 से इसको काटेंगे तो दोस्तों 14 बार में जाएगा ये। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 14 आ गई। ठीक है, 14 आ गई। जब b की वैल्यू 14 आ गई दोस्तों, ये b का जो वर्तमान आयु आ गया। ठीक है, बेटे की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? 14 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 6 साल बाद निकालना है। ठीक है, तो 14 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है दोस्तों, बेटे की 6 साल बाद जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 20 वर्ष।
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है 225 रुपये की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 8:5:3 दे रखा है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 8:5:3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो पैसे दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर 50 पैसे 25 पैसे दे रखे हैं, इनको हम रुपए में चेंज कर लेंगे। तो 1 रुपये का तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी चेंज है। ठीक है, 1 रुपये ऐसे रहने देंगे, और 50 पैसे को दोस्तों रुपये में चेंज करेंगे तो 1/2 रुपये। ठीक है, और 25 पैसे को जब चेंज करेंगे तो 1/4 रुपये। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इनकी सिक्कों की संख्या के अनुपात से गुणा कर देंगे इनकी। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8/4, और दोस्तों यहाँ पर हर को क्या कर लेंगे, हम बराबर कर लेंगे, 8/4। अब क्या करेंगे, गुणा 4। जब नीचे दोस्तों हर को बराबर करते हैं तो उतने की गुणा ऊपर कराई जाती है। ठीक है, आप लोग को पता होगा। प्लस अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5/2, अब नीचे 4 बनाना है तो गुणा 2, ऊपर भी क्या करेंगे, गुणा 2 कर देंगे, प्लस 3/4। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये किसके बराबर है दोस्तों, कुल धनराशि 225 के बराबर है। ठीक है, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा था, 4 × 8/4 प्लस 5 × 2 × 2 प्लस 3/4 किसके बराबर था, कुल धनराशि क्या थी, 225 के बराबर था हमारा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे, ये 8×4 = 32 प्लस 5×2 = 10 प्लस 3/4 बराबर 225। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे, 32 और 10 और 3 45 हो जाएंगे, 45/4 बराबर 225। ठीक है, अब 45 से कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, 1 अनुपात बराबर, जब 4 को उधर जाएंगे तो गुणा हो जाएगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 20। जब 1 रुपये बराबर 20 सिक्के हो रहे हैं दोस्तों, तो हमें क्या बताना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकाल ली है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। ठीक है, तो अब हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 × 20, तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 8 दूनी 16। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 160 सिक्के। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होते हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करनी है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, एक फॉर्मूला है, पास परसेंटेज बराबर पास हुए बच्चों की संख्या बराबर निकालनी है दोस्तों हमें। कितना हो जाएगा, यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1000 है, गुणा कितने % लड़के पास हुए हैं, वो हुए 60%, प्लस 800 संख्या किसकी दोस्तों, लड़कियों की है, और कितने संख्या में पास हुए हैं दोस्तों लड़कियां, वो हुई हैं 50% संख्या में पास हुई हैं, बटे 1000 + 800 कितने जाएंगे दोस्तों, ये 1800 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा 60,000। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 8×5 = 40, 40,000 अपॉन में 1800। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको दोस्तों यहाँ पर 60,000 + 40,000 कितना हो जाएगा हमारे, ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा अपॉन में 1800। अब 2 0 से 2 0 काट देंगे दोस्तों। अब कितना बचा हमारा, इसको हम दोस्तों काटेंगे 2 से अब 9 बार में। ठीक है, और 2 से 5 बार में। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा हमारे यहाँ पर 500/9। तो ये दोस्तों 9 से 500 कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 55.55 बार में जाएगा। ठीक है, तो पास स्टूडेंट की संख्या कितनी आ गई, 55.55%। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब दोस्तों कुल स्टूडेंट कितने हमारे, 100% है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, 55.55 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पर 44.44% जो बचेगा हमारे फेल स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के चिड़ियाघर में बाघ एवं मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 180 तथा पैरों की संख्या 448 है तो चिड़ियाघर में मोरों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है इस टाइप क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, कुल पैरों की संख्या 448 दे रखी है। ठीक है, 448 बटे 2, ये फॉर्मूले वाला 2 हो गया, माइनस अब यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। अब क्या करना है, बस हो गया सॉल्व, 2 से इसको काट लेना है, 2 से ये कितना बन जाएगा, 224 बार में जाएगा। अब जब 224 में से दोस्तों 180 को घटाते हैं हम तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, 44 बचेगा। ठीक है, जो कि हमारा मोरों का संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, मोरों की संख्या कितनी जाएगी, 44। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 5:6 हैं तो प्रतिशत लाभ हानि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है कि क्या होगी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ क्या बोलेगा, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6। कोई वस्तु है उसका CP कितना दे रखा है और बटे HP का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर निकालना है हमें परसेंटेज लाभ या हानि निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज लाभ या हानि के बराबर SP माइनस CP अपॉन CP। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा इंटू 100। अब क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करनी है। SP की वैल्यू कितनी दोस्तों, 6 में से 5 CP की वैल्यू बटे CP की वैल्यू गुणा 100। अब क्या करना है दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 1/5 गुणा 100। अब 5 से 100 कितना हो जाएगा, 20 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज है दोस्तों कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 20% इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था दोस्तों, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसके बराबर, घन के आयतन के 2 गुने के बराबर। घन का आयतन क्या होता है, A3। अब उसके 2 गुने के बराबर, इसलिए 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर घनाभ के आयतन की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, विमाएं कितनी दे रखी है, 9 गुणा 8 गुणा 6 बराबर 2A3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों यहाँ पर 9 8 72 और तिहाई कितना जाएंगे, 216 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर A3। अब यहाँ से हम A की वैल्यू निकालते हैं अगर दोस्तों, तो A बराबर क्यू रूट 216 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 216 का क्यू रूट निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमारी, यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर A की वैल्यू जो आ गई है हमारी, अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 6A स्क्वायर। ठीक है, 6A स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। अब 6A की वैल्यू कितनी थी हमारी, 6 थी और स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 गुणा 6 छिंग 36। अब 36 गुणा 6 कितना हो जाएगा हमारा, ये 216। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं जो घनाभ का आयतन है वो घन के आयतन के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, 2 भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद के उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हमें बताना है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, 2 भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2 और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात करें तो मतलब इनकी आयु में से 5 साल घट जाएंगे। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:3।
अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो बड़ा होगा उसमें छोटे को घटा देना है। तो यहाँ पर 1 3 3 और 1 दूनी 2। दोस्तों 2 में से 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 1 बचेंगे। 1 अनुपात बराबर 5 3 15 और 5 1 5, 15 में से 5 गए तो दोस्तों 10। ठीक है, 1 अनुपात बराबर जब 10 आ गया हमारा, तो यहाँ पर आधा अनुपात कितना हमारा 1 अनुपात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब 5 वर्ष बाद, मतलब 5 इसमें ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 5 ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 15 अनुपात 25। इसको काट लेते हैं, 5 3 15 5 25। तो यहाँ पर 3 अनुपात, जो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा दोस्तों, 3 अनुपात 5। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पाठशाला जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से पाठशाला के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों हमें बताना है घर से पाठशाला के बीच की दूरी क्या होगी, तो हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है कि डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। क्या है वो, डिस्टेंस बराबर x1 इंटू x2 अपॉन में x1 माइनस x2, अब इंटू में टाइम इंटरवल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो भी टाइम दे रखा हो उसको जोड़ के 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा, और x2 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब x1 में से x2 को घटाएंगे दोस्तों, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, गुणा टाइम इंटरवल। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, 9 मिनट जल्दी पहुँच जाता है और 9 मिनट लेट पहुँच जाता है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 बट्टे में 60 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 5 को 20, अब 4 से ये 4 गया एक बार में, कितना बचेगा हमारा पास, 6 बचेगा। ठीक है, 6 किलोमीटर क्या दोस्तों यहाँ पर हमारा घर से पाठशाला के बीच की दूरी हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 18% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें CP निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे करना है, यहाँ पर हम सबसे पहले CP बराबर 100x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो सेलिंग प्राइस है SP है वो कितना दे रखा है, 15% लाभ पर बेचने पर उसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 115x हो जाएगा। ठीक है, 15% लाभ की बात कर रहा है, मतलब 100 में 15 जुड़ जाएगा। ठीक है, हमारा SP हो जाएगा। अब न्यू SP निकालना है हमें। ठीक है दोस्तों, न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी है, न्यू SP निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या बता रखा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। ठीक है, 15% लाभ पर बेचेगा, मतलब 100 में दोस्तों 15 जुड़ जाएगा, 115x। अब क्या बोल रहा है, यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक है, प्लस 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 18% लाभ होता है। ठीक है, 18% का लाभ होता है। बराबर में जब हो जाएगा दोस्तों, उसको 100 में 18 को जोड़ देंगे तो 118x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर 118 में से जब 115 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 3x बचेगा। बराबर में किसके हो जाएगा दोस्तों, ये 18 के हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। अब जो CP है दोस्तों वो क्या था हमारा, 100x मान रखा था हमने। ठीक है, तो 100 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 600। जो हमारा CP है दोस्तों, जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो कितना आ जाएगा हमारा, 600 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी जाती है और पुनः 30% बढ़ा दी जाती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। दोस्तों किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी जाती है। ठीक है, कोई वस्तु है उसकी कीमत पहले 20% घटा दी जाती है, इसका मतलब 100 में से 20 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 80। अब परसेंटेज को चेंज करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 100 नीचे आ जाता है। अब गुणा आगे क्या बोल रहा है, पुनः 30% उसकी वस्तु के जो मूल्य है दोस्तों वो बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर जब पुनः बढ़ाया जाएगा तो क्या करेंगे, 100 में 30 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 130। अब परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, 416 है, तो ये 416 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। तो दोस्तों यहाँ पर 13 से ये 416 कितने में जाएगा, ये जाएगा हमारा 32 बार में जाएगा, और ये 8 से 32 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 100 को हम उधर ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 400, जो कि हमारा क्या है, आरंभिक मूल्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। यहाँ पर क्या दे रखा है, टी पी ओ के जे एफ ई और ए दे रखा है, ठीक है। अब इनका प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इसका प्लेस वैल्यू 1 हो गया, ई का 5 हो गया, एफ का 6 हो गया, जे का 10 हो गया, के का कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। ओ का कितना हो जाएगा 15, पी का 16 और टी का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हम देख सकते हैं ए और एफ में कितना डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है, ठीक है। एफ से के में +5 का डिफरेंस है, के से पी में +5 हो रहा है, ठीक है। तो पी से +5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 में है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हम ई से जे में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, +5 का डिफरेंस है, जे से ओ में +5 का डिफरेंस है, ओ से टी में +5 का डिफरेंस है। तो टी से +5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाई, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 41वां, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से कैसे संबंधित है, तो हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है दोस्तों, ए और बी क्या है, भाई हैं, ठीक है। तो प्लस का साइन आ गया। अब क्या बोला, सी और डी बहन है, ठीक है। अब इसको रहने दीजिए, आगे देखते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है। ए का कोई पुत्र है जिसका नाम ओ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या है, डी का भाई है, डी का भाई है वो, ठीक है। अब क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर सी और डी क्या है, बहन है। जो डी है दोस्तों वो सी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। सी और डी क्या है दोस्तों, आपस में बहनें हैं। अब क्या बोला है यहाँ पर, बी सी से कैसे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ बताना है जो सी है वो बी को क्या बुलाएगा, ठीक है। तो जो सी है वो बी को क्या बुलाएगा दोस्तों, यहाँ पर अंकल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप एक छोर से शुरू होने वाले 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से 11वें व्यक्ति हैं तो कतार में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो हमें दोस्तों बताना है कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है दोस्तों, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों 9 प्लस आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 11 माइनस 1। तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 9 और 11 20 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 19, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी जाएगी हमारी दोस्तों 19 हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, हॉकी इंडिया से संबंधित है तो बेसबॉल किससे संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा। जो हॉकी है वो इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो जो बेसबॉल है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, अमेरिका का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों, यहाँ दे रखा है दोस्तों 15, 21, 38, 65 और 101 दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, हम डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका पहले, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों 6 का डिफरेंस है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 17 का डिफरेंस है। 38 और 65 के बीच में कितना डिफरेंस हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा 27 का डिफरेंस, ठीक है। और 65 और 102 के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों, ये हमारा 36 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन सा नहीं बन रहा। अब क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पर इनके बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों 11 का डिफरेंस है, ठीक है। और 17 से 27 के बीच में कितने डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सीरीज़ क्या हो रही है, घटती चली जा रही है, ठीक है। 11 फिर 10 फिर 9, तो अगला ओबियस सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। जब 36 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक है। जब 101 और 44 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 101 और 44 हो जाएंगे हमारे 145, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 145। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रजभाषा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, काव्य भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग इससे पहले कि हमारे मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से अपकीर्ति का शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? नंबर 2, अपकीर्ति को कैसे लिखते हैं? अपकीर्ति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पता है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, धनिक में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, गृहस्थ। ठीक है दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिग्मी जनजाति है वो किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, कांगो घाटी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये कांगो घाटी कहाँ स्थित है? मध्य अफ्रीका में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, वो कौन सा ज्वालामुखी है जो भारतीय द्वीप में पाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, जो बैरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, निर्झर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनुचर का वाक्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? भृत्य, चाकर, सेवक हैं। ठीक है, लेकिन जो निर्झर है वो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से जो कपीस है उसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि। यहाँ पर इसके जगह क्या आएगा? धीर आएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, सेंटीग्रेड। जो सेंटीग्रेड है दोस्तों, ये तापमान की इकाई है। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब क्या है? ऊष्मा की इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, पारा थर्मामीटर का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, फारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर फ्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, और यहाँ गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ न्यूटन ने गति के तीनों नियम दिए थे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, SO2 का जलीय विलयन निम्न में से क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, SO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, इसरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, धान के खेत में से निम्न में से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस मुक्त होती है धान के खेतों में से? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, मीथेन, CH4 गैस जो है दोस्तों धान के खेतों में से मुक्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो बताए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, त्रिशूल। ठीक है, और दोस्तों जो त्रिशूल है इसको कब विकसित किया गया था? 1980 ईस्वी में विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पहली महिला थी जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मदर टेरेसा दे रखा है। जो मदर टेरेसा थी वो नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित नृत्यों में से किसी एक में एकल नृत्य होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस में एकल नृत्य होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, भरतनाट्यम में दोस्तों एकल नृत्य होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंगल डांस किया जाता है इसके अंतर्गत। और दोस्तों जो भरतनाट्यम है ये कहाँ का है? यह है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र के खड़गवासला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, कपिल देव की। ठीक है दोस्तों, ये कपिल देव की आत्मकथा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा मार्च 2019 में किस स्वदेश निर्मित गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था? तो बताएं फ्रेंड्स, किस गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, मल्टी बैरल पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, पिनाका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ से किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, जीसी अनुपमा। ठीक है दोस्तों, जो जीसी अनुपमा है वो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, लोनार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है लोनार झील? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोगों को? ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, जो सिनकोना वृक्ष है दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ उगते हैं दोस्तों? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर आदि में उगते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं उगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, समताप मंडल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, न्यू गिनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहाँ पर खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी प्रश्न एनसीक्यू की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, निजी वाहन की नंबर प्लेट किस रंग की होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है आप लोग को, आप लोग अपने बाइक के पीछे देख सकते हैं जो आप लोग की नंबर प्लेटें हैं दोस्तों, उसमें क्या है, सफ़ेद रंग की प्लेट है और काले अक्षर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से आप क्या करेंगे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, सतर्कता के साथ हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, यातायात संकेत का उल्लेख मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा में किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्घटना के समय आपको किस प्रकार का ज्ञान लाभदायक सिद्ध हो सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, हमें फर्स्ट एड का ज्ञान दुर्घटना के समय लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस धारा के अधीन चालान किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, धारा 119/117 के तहत चालान किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग इससे पहले हमारे यातायात नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, आरटीओ के फॉर्म 26 की क्या उपयोगिता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों की परीक्षा में आरटीओ संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो बताइए आरटीओ के फॉर्म 26 की क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, डुप्लीकेट आरसी जारी करने के लिए आरटीओ के फॉर्म 26 का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिया गया चिन्ह क्या दर्शाता है हमें? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, अनिवार्य आगे या दाएं मुड़ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक एरो आगे जा रखा है और एक एरो क्या है हमारे राइट साइड में मुड़ रखा है, इसलिए अनिवार्य आगे या दाएं मुड़ना हमारा सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, आगे रास्ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या एक मुख्य सड़क गई है, आगे क्या हो गया दोस्तों, रेड कलर का एक दीवार खड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों आगे रास्ता बंद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, आगे रास्ता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, सब्लिमेशन कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट गैस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, हीलियम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, तंबाकू विरोधी दिवस एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है एंटी टोबैको डे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 31 मई को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, टंगस्टन का बना होता है।
दोस्तों जो टंगस्टन होता है इसका गलनांक क्या होता है, अधिक उच्च होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो बताइए फ्रेंड्स, बायोडीजल बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण निम्न में से क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कारण है सीमा पार प्रदूषण और अम्ल वर्षा का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 1 सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सोडियम लैंप होते हैं दोस्तों, इनकी रोशनी कैसी होती है, पीली निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, प्रशीतक फ्रेयॉन निम्न में से कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेयॉन का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल 28 अस्थियां होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, ब्रॉबॉर्न स्टेडियम निम्न में से कहाँ स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है ब्रॉबॉर्न स्टेडियम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है दोस्तों आप लोग का, ऑप्शन नंबर 4 मुंबई में स्थित है। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, न्यूजीलैंड ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, न्यूजीलैंड ने किया था। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था, और ये कब किया था दोस्तों, 19 सितंबर 1893 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जूबा। ठीक है दोस्तों, और जो दक्षिणी सूडान है उसकी करेंसी क्या है दोस्तों, सूडानी पाउंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूडानी पाउंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, अंजलि भागवत निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, निशानेबाजी से। ठीक है दोस्तों, जो अंजलि भागवत हैं वो राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा किस भाषा में लिखी गई है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा में लिखी गई है महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, गुजराती भाषा में लिखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ से 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, मेरठ से। ठीक है दोस्तों, और ये कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, 10 मई से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्न में से किसके शिष्य थे। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है सही उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, असम का पुराना नाम निम्न में से क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, असम का पुराना नाम क्या है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, कामरूप। ठीक है दोस्तों, जो कलिंग है ये उड़ीसा का पुराना नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों, कोयला का सर्वोत्तम किस्म निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, एंथ्रासाइट कोयला जो होता है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सेव तक दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध जी को। ठीक है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, और जो गौतम बुद्ध हैं यह बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आंसर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।